नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 0.5 kg का मास है इस इन कांटेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए cylindrical drum of radius 4 meter rotating about its vertical axis. So let's say this is a drum and there is a mass in contact against the inner wall of this drum. So let this be a mass of 0.5 kg. अब इसका जो weight है that is acting vertically downwards. This weight is acting vertically downwards. तो इसकी टेंडेंसी है स्लिप होने की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी. अब यहाँ पे इसकी रेडियस आपको दे रखी है विच इज 4 मीटर. नाउ इट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस. ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं. ओके, इट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस. अब बिकॉज इट्स इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल, तो इधर से जो फोर्स लगेगी बाय द वॉल दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन. अब इफ़ वी बैलेंस द फोर्सेस तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. अब इसमें हम v इज इक्वल टू रहता है ओमेगा इंटू आर. तो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पे देखो आपको मेक मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम टू एनेबल द मास टू रिमेन स्टक. तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया रोटेशनल स्पीड में ओमेगा. तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय आर. दिस गेट्स कैंसिल. सो नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. हो गया, आगे 1. अब दूसरी जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस्ड करेगा ये दिस. ओके, अभी अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो, अगर ये नीचे की तरफ वेट है तो हमें पता है फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी अगर आप इधर से अप्लाइड फोर्स यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो. तो इससे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो जैसे जैसे ये इसका वेट इसके इधर जो है, ये वेट जो है ये इधर लगाओगे आप, इसका वेट नीचे की तरफ अफेक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ जो है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी और अपनी ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी. तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जो है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन अभी, बिकॉज द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग. तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय n. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल एक्शन. अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इससे कम होनी चाहिए, नहीं तो ये ऊपर को चला जाएगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होनी चाहिए mg के बराबर. तो इट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू mg के बराबर, दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन इक्वल टू mg, ये होना चाहिए. अब अगर हम इसमें मिनिमम रोटेशनल स्पीड की कंडीशन सेटअप करते हैं तो मिनिमम रोटेशनल स्पीड की अगर आप कंडीशन सेटअप करो यहाँ पे, तो दिस mg should be equal to force of friction should be equal to mg. बस इसको नीचे स्लाइड होने से आपने रोकना है. तो अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला था, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन है न्यू एस इंटू एन. तो मैं यहाँ रख लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन इज इक्वल टू आ गया m इंटू जी. नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी. एम और एम कैंसिल हो गया. सो दिस हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर. जी है 10, रेडियस है 5. ओके, जी है 10 और रेडियस 4 है और रेडियस इज 4 एंड मिनिमम रोटेशनल स्पीड यहाँ पे सेटअप कर रखी है वो है 5 रेडियन पर सेकेंड. तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. जी 10 है. ओके, न्यू इज इक्वल टू है जी आर बाय ओमेगा स्क्वायर.
So this becomes 10/100, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0.1. 0.1 is the coefficient of static friction, so your correct answer should be the option first one.